हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उनकी लाडली बेटी हंसते खेलते जीवन बिताए। वो जहां भी जाए, खुशियां उसके कदम चूमे और गम का साया कभी उसके करीब ना आए। लेकिन जरा सोचिए, अगर वही बेटी जिसे आंखों की पुतली की तरह पाला गया हो, अचानक ऐसी मंजिल पर पहुंच जाए जहां से लौटकर सिर्फ सिसकियां ही आती हों, तो कैसा लगेगा? मध्य प्रदेश के राजगढ़ से सामने आई एक दास्तान सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। एक ऐसी बेटी की दर्दनाक कहानी जिसे मौत भी चैन से नसीब न हुई। हाथ पैर काटकर, टुकड़ों में बांटकर, आधा जलाकर चिता पर छोड़ दिया गया। और सबसे भयावह सच ये कि जिस वक्त ये हैवानियत हुई, वो बेटी मां बनने वाली थी। आखिर कौन थी वो मासूम? क्यों रची गई इतनी खौफनाक साजिश? और कौन थे वो दरिंदे जिन्होंने इंसानियत को शर्मसार कर दिया? चलिए जानते हैं इस दिल दहला देने वाले हत्याकांड की पूरी कहानी विस्तार से इस वीडियो में। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विवेक कुमार। क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज क्राइम की कहानी के इस एपिसोड में 2 कहानियां हैं और दोनों ही कहानियां बहुत दर्दनाक है, तो लास्ट तक जरूर सुने। आज की पहली कहानी मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले की है। दरअसल ये पूरा किस्सा किसी फिल्मी कहानी जैसा नहीं, बल्कि हकीकत का वो खौफनाक चेहरा है जिसे सुनकर अच्छे अच्छों की रूह कांप जाए। राजगढ़ के शांत कस्बे में ये घटना तब सामने आई जब एक पिता ने अपनी ही बेटी की लाश को चिता से टुकड़ों में उठाकर घर लाया। गांव वालों की आंखों के सामने ये मंजर ऐसा था कि हर कोई सन्न रह गया। किसी के पास शब्द नहीं थे। राम प्रसाद तंवर, जिनकी आंखों में बेटी की याद और दिल में दर्द का समंदर था, पुलिस के सामने टूटे स्वर में बोले। उन्होंने बताया कि कैसे उनकी लाडली को बार बार दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता रहा। घर का माहौल जहरीला बना दिया गया था। ससुराल वालों की लालच इतनी बढ़ गई थी कि बेटी का जीवन धीरे धीरे नर्क में तब्दील हो गया। आखिरकार उस मासूम को ऐसी मौत दी गई जिसकी कल्पना भी कोई पिता अपनी संतान के लिए नहीं कर सकता। पोस्टमार्टम हाउस की सफेद दीवारें उस दिन जैसे गवाह बनी, एक बाप के बिखरे हुए सपनों की और उस दरिंदगी की जो इंसानियत की सारी हदें पार कर गई। हर सवाल का जवाब पुलिस तलाशने में जुट गई, लेकिन दर्द की गहराई तो सिर्फ वही समझ सकता था जिसने अपनी बेटी को खोया हो। इस पूरी वारदात में मरने वाली महिला के पिता राम प्रसाद तंवर ने जो बताया, उसे सुनने के लिए वाकई मजबूत कलेजे की जरूरत पड़ सकती है। राम प्रसाद तंवर की आंखों के सामने उस दिन का मंजर किसी दुस्वप्न से कम नहीं था। उन्होंने अपनी बेटी रीना तंवर की शादी 5 साल पहले टांडी खुर्द के मिथुन तंवर से बड़े अरमानों के साथ की थी। रीना तंवर मां भी बन चुकी थी। 1.5 साल की नन्ही बच्ची उसकी गोद में थी और अब वो 4 महीने की गर्भवती थी। परिवार को उम्मीद थी कि आने वाले दिन खुशियों से भर जाएंगे, लेकिन किस्मत ने जैसे सब कुछ बेरहमी से छीन लिया। राम प्रसाद बताते हैं कि एक दिन गांव के ही किसी ने उन्हें खबर दी, आपकी बेटी को ससुराल वाले बुरी तरह से पीट रहे हैं। शायद उन्होंने उसे मार ही डाला हो। ये सुनते ही जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, सांसें भारी हो गई और दिल में डर का एक साया उतर आया। एक बाप का दिल कैसे ये मंजर बर्दाश्त करता। वो भागते भागते बेटी के ससुराल पहुंचे, लेकिन वहां का सन्नाटा और लोगों की टालमटोल भरी बातें देखकर उनकी बेचैनी और बढ़ गई। किसी ने हिचकिचाते हुए बताया, घर के लोग तो श्मशान घाट गए हैं। ये सुनते ही राम प्रसाद का दिल बैठ गया। वो हड़बड़ाहट में श्मशान घाट पहुंचे। दूर से उठता धुआं, चिता की लपटें और लोगों की फुसफुसाहट, सब कुछ उनकी आंखों के सामने धुंधला पड़ गया। जब उन्होंने पास जाकर देखा तो उन्हें यकीन हो गया, वो चिता उनकी अपनी बेटी रीना की थी। उस क्षण उनके अंदर का सब्र जैसे टूट गया। रोते बिलखते राम प्रसाद सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचे और पूरी बात बताई। पुलिस टीम उनके साथ तुरंत श्मशान घाट की ओर रवाना हुई। श्मशान घाट पर जो दृश्य उस दिन देखने को मिला, उसने वहां मौजूद हर शख्स की रूह हिला दी। इस पूरी कवायद के दौरान ही चिता पूरी तरह सुलगा दी गई थी। लेकिन जैसे ही राम प्रसाद की दर्द भरी गुहार पुलिस वालों ने सुनी, उन्होंने गांव वालों की मदद से बरसात का जमा पानी चिता पर डलवाया। बुझती लपटों और उठते धुएं के बीच पुलिस ने साहस दिखाते हुए रीना के अधजले शव को बाहर निकाला। उस वक्त मौजूद हर आंख नम थी और माहौल भारी खामोशी से भर गया। बेटी का शव पिता की आंखों के सामने जब चिता से बाहर निकाला गया तो राम प्रसाद का कलेजा फट गया। रीना के जिस्म का करीब 80% हिस्सा आग में झुलस चुका था। पुलिस ने उसे सावधानी से एक शॉल में लपेटा और पोस्टमार्टम हाउस भिजवा दिया।
मंगलवार की सुबह पोस्टमार्टम किया गया ताकि सच सामने आ सके। इस बीच रीना के पिता राम प्रसाद तंवर ने पुलिस के सामने बड़ा खुलासा किया। उनका आरोप था कि उनके दामाद मिथुन तंवर और ससुर बिरमलाल तंवर ने कुछ रोज पहले 3 बीघा जमीन का सौदा किया था। राम प्रसाद का कहना था कि यह सौदा रीना पर दबाव बनाने और परिवार से और अधिक दहेज ऐंठने की चाल का हिस्सा था। राम प्रसाद तंवर की शिकायत ने पूरे मामले को और भी भयावह बना दिया। उन्होंने बताया कि ससुराल वालों ने हाल ही में 3 बीघा जमीन का सौदा किया था। इस सौदे को पूरा करने के लिए उन्होंने 7 लाख रुपए उधार लिए थे। कर्ज चुकाने का दबाव इतना बढ़ गया कि रीना के गहने तक ले लिए गए। इसके बाद भी उनकी लालच खत्म नहीं हुई। रीना के जरिए राम प्रसाद से 1.5 लाख रुपए की मांग की गई। इस रकम को न देने पर रीना का जीवन नर्क बना दिया गया। पति, ससुर और जेठ रोजाना उस पर गालियां बरसाते, उससे झगड़ा करते और छोटी छोटी बातों पर उसे प्रताड़ित करते। हर दिन उसके लिए नया जख्म लेकर आता। राम प्रसाद बताते हैं कि एक दिन तो रीना के ससुर ने उन्हें फोन पर सीधे धमकी दी, अगर रुपए नहीं दिए तो तुम्हारी बेटी को काटकर फेंक देंगे। यह सुनकर उनका दिल बैठ गया, लेकिन उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि यह धमकी एक दिन खौफनाक हकीकत बन जाएगी। उनका आरोप है कि बीते सोमवार को जब रीना के ससुर और जेठ ने उससे जेवर की मांग की तो रीना ने साफ इनकार कर दिया। यही इनकार उसकी जिंदगी की आखिरी लड़ाई साबित हुआ। रीना का इनकार ही उसकी मौत का कारण बन गया। पिता राम प्रसाद का आरोप था कि इस बात से खफा होकर ससुर और जेठ ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। इतना ही नहीं, इस दिल दहला देने वाली वारदात में यह भी सामने आया कि रीना के हाथ पैर काटकर उसकी जान ली गई। ऐसी बेरहमी ने पूरे इलाके को सन्न कर दिया। हर किसी के होठों पर सिर्फ एक ही सवाल था कि आखिर कोई इंसान इतना हैवान कैसे हो सकता है। फिलहाल कहानी लिखे जाने तक पुलिस मामले की बारीकी से जांच कर रही थी। रीना का 80% जला हुआ शव पोस्टमार्टम हाउस में रखा गया था और रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा था। अधिकारियों का कहना था कि जो भी सच्चाई है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पूरी तरह से सामने आ पाएगी। पुलिस का यह भी कहना था कि उसी आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी। इस बीच राम प्रसाद और उनका परिवार अपनी लाडली के लिए इंसाफ की आस लगाए बैठे थे। गांव में भी मातम का साया छाया हुआ था और लोग दहेज की इस हैवानियत पर स्तब्ध थे। आज की दूसरी कहानी बदायूं से है। इस किस्से की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के बदायूं के सिविल लाइन से। बरेली पुलिस ने जब एक हत्या की गुत्थी सुलझाई तो सामने आई लव ट्रायंगल की ऐसी कहानी जिसे सुनकर हर कोई हैरत में है। ये किस्सा 2 दोस्तों के बीच आई एक लड़की का है, जिसकी वजह से एक दोस्त अपने ही सगे दोस्त की जान का दुश्मन हो गया। प्यार के खेल में किस्मत अक्सर अजीब मोड़ ले आती है। कभी ये खेल दिलों को मिलाता है तो कभी बिखेर देता है। बदायूं की ये दास्तान भी कुछ ऐसी ही है, जहां इश्क, धोखा और जुनून ने मिलकर एक ऐसा रंग रचाया जिसकी कल्पना तक किसी ने नहीं की होगी। सिविल लाइंस की शांत गलियों में, जहां शामें अक्सर चाय की खुशबू और बच्चों की किलकारियों से गुलजार होती थी, वहीं पर शुरू हुई एक ऐसी कहानी जिसने पूरे शहर को हैरत में डाल दिया। इस कहानी के 3 किरदार थे, हर एक का अपना राज, अपनी चाहत और अपनी मजबूरी। एक और था एक नौजवान जिसकी आंखों में सपनों का समंदर था और दिल में मोहब्बत का तूफान। दूसरी ओर थी एक युवती जो दिखने में मासूम और चुपचाप थी, लेकिन उसके दिल की परतों में अनकही तड़प छिपी थी। और तीसरा था वो शख्स जो उम्र और तजुर्बे में बड़ा था, मगर अपने जुनून और ख्वाहिशों में किसी नवयुवक से कम नहीं। इन तीनों की राहें जैसे किसी अदृश्य धागे से जुड़ी थी। शुरुआत तो मामूली सी मुलाकातों से हुई, मगर धीरे धीरे रिश्तों की डोर उलझती चली गई। हंसी मजाक से शुरू हुआ सिलसिला कब खामोश निगाहों और चोरी छुपे मिलने तक पहुंच गया, किसी ने अंदाजा ही नहीं लगाया। लेकिन कहते हैं ना, जब मोहब्बत में तीसरा किरदार आ जाए तो कहानी हमेशा सीधी नहीं चलती। यहां भी कुछ वैसा ही हुआ। भरोसे की डोर में आई एक दरार धीरे धीरे गहरी खाई में बदल गई और फिर उस खाई ने इन 3 जिंदगियों को ऐसी जगह ला खड़ा किया जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। प्यार में कई बार त्रिकोण बनने के किस्से भी सुने होंगे और लव अफेयर के चक्कर में हत्या की अनगिनत वारदात भी होती देखी होंगी, लेकिन जो किस्सा उत्तर प्रदेश के बदायूं से सामने आया, ऐसा न तो इससे पहले कभी सुना होगा और न ही कभी देखा होगा। इस किस्से की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के बदायूं के सिविल लाइन से। इससे पहले हम कहानी में आगे बढ़े, सबसे पहले हम उन 3 किरदार से तारुफ करवा देते हैं जिनके इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूमती है। तीनों की दोस्ती की कहानी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं लगती।
सिविल लाइंस की गलियों में अक्सर लोग इन तीन दोस्तों को साथ देखा करते थे। सनी और शिवांशु की दोस्ती की शुरुआत भले ही नौकरी से हुई थी, लेकिन जल्द ही उनका रिश्ता भाईचारे में बदल गया। दोनों की बातें, उनके सपने और भविष्य की योजनाएं, सब कुछ एक दूसरे से साझा होता। इसी बीच कहानी में एंट्री होती है तनु की। तनु पड़ोस के रहने वाली एक चंचल और आत्मनिर्भर लड़की थी। कॉलेज जाने वाली तनु की हंसी और बेबाक स्वभाव ने जल्द ही सनी और शिवांशु दोनों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। शुरू में तनु इन दोनों को महज दोस्त समझती रही, लेकिन वक्त के साथ उसकी नजदीकियां बढ़ने लगी। तनु का स्वभाव ऐसा था कि वह दोनों से बराबर घुलती मिलती। कभी वो सनी के साथ मजाक मस्ती करती तो कभी शिवांशु से पढ़ाई या करियर को लेकर लंबी बातें कर लेती। धीरे धीरे तनु इन दोनों की जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन गई। तीनों का ग्रुप मोहल्ले में हमेशा साथ रहने वाली तिकड़ी के नाम से मशहूर हो गया। लेकिन कहते हैं ना, जहां तीन लोग हों, वहां दिल के समीकरण अक्सर उलझ जाते हैं। सनी और शिवांशु दोनों ही तनु के प्रति खास लगाव महसूस करने लगे। ये लगाव पहले दोस्ती के रूप में था, मगर वक्त के साथ दोनों के दिल में मोहब्बत का बीज पनपने लगा। तनु किसके करीब ज्यादा है, ये सवाल दोनों दोस्तों के बीच एक अदृश्य खाई खींचने लगा। सनी के लिए तनु उसका पहला और सच्चा प्यार थी। वही शिवांशु के लिए तनु उस ख्वाब का हिस्सा थी जो वो अपने भविष्य के साथ जोड़ चुका था। लेकिन तनु कभी साफ तौर पर किसी एक का नाम नहीं लेती। उसकी चुप्पी और उसका संतुलन बनाकर चलना ही इस तिकड़ी को धीरे धीरे तूफान की ओर धकेल रहा था। और फिर एक रात ने सब कुछ बदल डाला। शिवांशु, जो सबका चहेता और तनु सनी दोनों का सबसे खास दोस्त था, अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसकी हत्या की खबर ने पूरे इलाके में हलचल मचा दी। लेकिन सवाल ये उठता है, आखिर शिवांशु की हत्या कब, किसने और क्यों की? ये जानने से पहले हमें उन महीनों की परतें खोलनी होंगी जब दोस्ती के रिश्ते धीरे धीरे शक और जुनून में बदलने लगे थे। 2 अप्रैल 2024 की उस शाम ने जैसे पूरे परिवार की जिंदगी उलटकर रख दी। घर से निकलते वक्त शिवांशु हंसते हुए बोला था, बस 2 घंटे में लौट आऊंगा। और यही शब्द उसके बड़े भाई के कानों में बार बार गूंजते रहे। लेकिन वक्त बीतता गया। आस पड़ोस के घड़ी घरों की सुइयां रात की ओर बढ़ती रहीं और घर के दरवाजे पर उसकी वापसी का इंतजार अंतहीन हो गया। शाम ढले जो बेचैनी हल्की हल्की थी, वो रात गहराते गहराते दहशत में बदल गई। मोबाइल बार बार मिलाया गया, लेकिन हर बार वही खामोश नेटवर्क, कोई जवाब नहीं। दोस्तों, रिश्तेदारों, यहां तक कि मोहल्ले की गलियों तक में ढूंढा गया। शायद कहीं ठिठका हो, शायद किसी पुराने साथी से मिलने चला गया हो, मगर हर तलाश निराशा में खत्म हुई। रात के सन्नाटे में शिवांशु की मां की आंखें दरवाजे पर टिकी थी। हर आवाज पर उन्हें लगता शायद बेटा लौट आया, लेकिन वो दरवाजा खुला ही नहीं। आखिरकार हालात ने मजबूर कर दिया। घरवाले थक हारकर बदायूं की सिविल लाइंस पुलिस चौकी पहुंचे। कांपती आवाज में पिता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई, हमारा बेटा शिवांशु कल शाम से लापता है। दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाने की बात कहकर निकला था, अभी तक वापस नहीं आया। कहीं कुछ अनहोनी न हो गई हो। पुलिस ने मामला दर्ज किया और खोजबीन शुरू कर दी, पर किसी को अंदाजा नहीं था कि ये गुमशुदगी अगले ही दिनों में पूरे शहर को दहला देने वाली सनसनीखेज हत्या की गुत्थी में बदल जाएगी। शुरुआती 3 दिन शिवांशु के परिवार के लिए किसी सदियों जैसी लंबी रातों की तरह गुजरे। हर सुबह घर वालों को लगता कि आज कोई खबर आएगी, शायद बेटा लौट आए, मगर हर शाम उनकी उम्मीदें चकनाचूर हो जाती। पुलिस की उदासीनता ने उनकी चिंता को और बढ़ा दिया। जवान लड़का है, दोस्तों के साथ कहीं घूम गया होगा। पुलिस वालों के यही लफ्ज मानो उनके जख्मों पर नमक छिड़क रहे थे। घर वाले भी आधे अधूरे यकीन के सहारे खुद को समझाते रहे, कहीं तनु के साथ होगा या किसी और दोस्त के यहां चला गया होगा। लेकिन मन के किसी कोने में डर की परछाई गहराती जा रही थी। तीसरे दिन हालात बदल गए। पड़ोसियों के तानों और रिश्तेदारों की बेचैनियों के बीच घर वालों ने दोबारा पुलिस से गुहार लगाई। 3 दिन से बेटा गायब है, न फोन न कोई सुराग, कुछ तो गड़बड़ है। अब पुलिस के भी होश उड़ गए। जवान लड़के का इतने दिन तक गायब रहना मामूली बात नहीं थी। थाने में तुरंत हलचल मच गई। गुमशुदगी की फाइल खोली गई, कई टीमों को अलर्ट किया गया और शिवांशु की तलाश के लिए जगह जगह दबिशें दी जाने लगी। सबसे पहले पुलिस ने वही किया जो ऐसे मामलों में हमेशा किया जाता है, करीबी दोस्तों और जान पहचान वालों से पूछताछ। लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आया सनी और तनु का। पुलिस ने दोनों को बुलाया और सवाल जवाब का दौर शुरू हुआ। लेकिन सनी और तनु के बयान कुछ ऐसे थे
जिन्होंने जांच को और उलझा दिया। तनु के घर के बाहर पुलिस की जीप रुकते ही मोहल्ले में खुसुर फुसुर शुरू हो गई थी। लोग खिड़कियों और दरवाजों से झांक झांक कर देख रहे थे। आखिर पुलिस तनु के घर क्यों आई है? तनु जब पुलिस के सामने बैठी तो पहले पहल उसकी आंखों में घबराहट साफ झलक रही थी। सवाल किया गया, शिवांशु से आखिरी बार कब बात हुई थी? तनु ने सिर झुकाकर धीमे स्वर में जवाब दिया, याद नहीं। वो कहा जा रहा था, तुम्हें कुछ बताया था? नहीं। हर सवाल पर तनु के जवाब या तो छोटे थे या गोलमोल। पुलिस तुरंत समझ गई कि वो सच्चाई छुपा रही है। कई बार के सवाल जवाब के बाद भी जब तनु के होंठों पर ताला लगा रहा, तब पुलिस ने अपने तरीके अपनाए। माहौल में तनु का डर बढ़ा और फिर उसके चेहरे पर वही सब उभर आया जिसे वो अब तक छुपाने की कोशिश कर रही थी। तनु ने थरथराती आवाज में जो खुलासा किया, उसने पुलिस को भी हैरत में डाल दिया। उसने बताया कि शिवांशु के गायब होने वाली रात वो उससे लगातार फोन पर बात कर रही थी। इतना ही नहीं, उसने माना कि उस रात सिर्फ फोन पर ही नहीं बल्कि आमने सामने भी मुलाकात हुई थी। तनु के इस कबूलनामे ने पुलिस के शक को और गहरा कर दिया। अब यह मामला महज गुमशुदगी का नहीं रहा था। पुलिस ने तनु से पूछा, तो फिर उस रात शिवांशु कहाँ गया और आखिरी बार उसके साथ कौन था? तनु का चेहरा सफेद पड़ चुका था, उसके होठ कांप रहे थे और उसकी आंखें सच कह देने को मजबूर थी। उसने हिचकते हुए एक नाम लिया, सनी। इस एक नाम ने जैसे पूरी जांच की दिशा बदल दी। अब पुलिस की नजरें सीधे सनी पर टिक चुकी थी। तनु के इस बयान ने पुलिस की जांच को अचानक एक नए मोड़ पर ला दिया। अब यह मामला सिर्फ एक दोस्त की गुमशुदगी का नहीं, बल्कि दोस्ती, मोहब्बत और विश्वासघात के ऐसे खेल का बन चुका था जिसकी परिणति खून में होने वाली थी। तनु ने पुलिस को बताया कि सनी और शिवांशु की दोस्ती मिसाल थी। नौकरी, घूमना फिरना, हर सुख दुख में साथ रहना। लोग उन्हें जुदा ही नहीं मानते थे, लेकिन इस दोस्ती के बीच तनु की मौजूदगी ने सब कुछ बदल दिया। तनु की जुबानी पुलिस ने जाना कि वो असल में सनी की गर्लफ्रेंड थी। मगर जब शिवांशु और तनु करीब आने लगे तो रिश्तों की ये दीवार धीरे धीरे दरकने लगी। तनु ने माना, शुरुआत में सब मजाक, बातें और टाइम पास था, लेकिन कब हम दोनों, वो और शिवांशु, इतने करीब आ गए, खुद नहीं समझ पाई। सनी को इस रिश्ते की भनक जब लगी तो उसके दिल में जलन और गुस्से की आग सुलगने लगी। उसने तनु से साफ कह दिया था, अब से शिवांशु से दूरी बनाओ। वो मेरा दोस्त है और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। मगर हालात सनी की उम्मीदों के उलट निकले। शिवांशु तनु से न केवल बातचीत जारी रखे रहा, बल्कि अक्सर जिद करके उससे मिलने भी पहुंच जाता। सनी का गुस्सा अब जुनून में बदल चुका था। उसे लगने लगा कि जब तक शिवांशु जिंदा है, उसकी मोहब्बत और उसकी इज्जत दोनों खतरे में है। तनु के सामने ही उसने अपने इरादे जाहिर किए। अब इसे रास्ते से हटाना पड़ेगा। तनु पहले तो चौंकी, मगर सनी के दबाव और अपने झूठे रिश्तों के बोझ में वह चुप रही। पुलिस ने जब उससे पूछा, क्या तुम सनी के इस प्लान की साझीदार थी, तो तनु की आंखें झुक गई। उसका खामोश सिर हिलना पुलिस के लिए सबसे बड़ा सबूत बन गया। यानी अब साफ था, शिवांशु की गुमशुदगी कोई हादसा नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश का हिस्सा थी। और इस साजिश का सूत्रधार था सनी, जबकि उसकी सबसे बड़ी गवाह और कहीं न कहीं साथी थी तनु। अब पुलिस ने सीधा रुख किया सनी की तलाश की ओर। उससे पूछताछ ही इस केस की असली गुत्थी सुलझाने वाली थी। यह खुलासा पुलिस के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। तनु ने जैसे जैसे उस रात की कहानी बयां की, हर शब्द जांच अधिकारियों की रूह तक को कपा गया। 2 अप्रैल 2024 की सुबह सब कुछ सामान्य लगा था। फोन पर हंसते खेलते लहजे में तनु ने शिवांशु को बुलाया। कुछ खास काम है, साथ ही थोड़ा घूमने भी चलते हैं। शिवांशु, जो तनु से मिलने का कोई मौका नहीं छोड़ता था, तुरंत राजी हो गया। सुबह से लेकर शाम तक दोनों बरेली की सड़कों पर साथ घूमते रहे। कभी चाय की दुकान, कभी बाजार, कभी पार्क। शिवांशु को तनु के साथ वक्त बिताने में मजा आ रहा था, मगर उसे ये नहीं पता था कि हर हंसी और हर कदम उसे मौत के करीब ले जा रहा है। शाम ढलते ढलते तनु उसे उस कमरे में ले आई जहां पहले से सनी इंतजार कर रहा था। जैसे ही दोनों कमरे में दाखिल हुए, माहौल अचानक बदल गया। सनी की आंखों में नफरत और गुस्से का समंदर उमड़ पड़ा। उसने बिना एक पल गवाए शिवांशु पर झपट्टा मारा और उसका गला दबाने लगा। शिवांशु ने पूरी ताकत से छटकाने की कोशिश की, लेकिन सनी का गुस्सा और तनु की मौजूदगी ने उसे और बेबस कर दिया। तनु, जो सब रोक सकती थी, उसने उल्टा सनी का साथ दिया।
सनी ने गला कसा तो तनु ने उसके छटपटाते हुए पैर पकड़े थे। दोनों ने मिलकर शिवांशु की सांसें हमेशा के लिए रोक दी। कमरे में फैलती खामोशी और शव के पास पसरी निर्जीवता इस बात का सबूत थी कि एक मासूम दोस्ती मोहब्बत और धोखे के बोझ तले दम तोड़ चुकी थी। लेकिन सबसे हैरत की बात यह थी कि हत्या करने के बाद भी सनी और तनु को कोई पछतावा नहीं हुआ। वे उसी कमरे में लगभग 20 घंटे तक उसी शव के बगल रात भर रहे, एक दूसरे की बाहों में, मानो उन्होंने कोई गुनाह नहीं बल्कि अपनी मोहब्बत की जीत हासिल की हो। सुबह का उजाला होते ही सनी ने अपने गुनाह को छिपाने का इंतजाम किया। रात भर शिवांश की लाश उस घर में पड़ी रही, जबकि दूसरे दिन 3 अप्रैल की सुबह तकरीबन 9 बजे सनी शिवांश की बाइक से ही बरेली के श्यामतगंज की बाजार गया और वहां से एक प्लास्टिक की बोरी खरीद कर लाया। प्लास्टिक की रस्सी भी साथ लाया। रस्सी से लाश को फोल्ड करके बांधा और उसे बोरी में पैक किया। दिन में ही सनी और तनु उसे बाइक पर रखकर सनैया की तलैया शैतान अड्डा नाम से प्रचलित जगह पर फेंक आए। इस जगह को पहले ही दोनों ने चुन लिया था। दोनों उसे ले गए उस सुनसान जगह जहां लोग अक्सर मरे हुए जानवर फेंकते थे। मानवता को शर्मसार कर देने वाली ये साजिश पूरी हो चुकी थी। पुलिस अब तक ये सब सुनकर सन्न रह गई थी, मगर अब सवाल यह था कि इस गुनाह को अंजाम देने वाले दोनों को कानून के शिकंजे में कैसे कसा जाए और शिवांशु के परिवार को इंसाफ कैसे दिलाया जाए। तनु के कबूलनामे के बाद केस की तस्वीर अब पूरी तरह साफ हो चुकी थी। पुलिस ने बिना देर किए उसे गिरफ्तार कर लिया और उसकी निशानदेही पर जंगल से शिवांशु का शव बरामद किया। शव की हालत ऐसी थी कि घर वालों की आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। हर कोई यही पूछ रहा था, आखिर जिसने सबके साथ दोस्ती निभाई उसी को क्यों मौत के घाट उतार दिया गया। तनु के गिरफ्त में आते ही पुलिस की नजरें अब सनी पर टिक गई, लेकिन सनी कोई आम अपराधी नहीं था। हत्या के बाद उसने खुद को फरार कर लिया और लगातार अपनी लोकेशन बदल बदल कर पुलिस की आंखों में धूल झोंकता रहा। करीब 1 महीने तक पुलिस को चकमा देता हुआ वो अलग अलग ठिकानों पर छिपा रहा। इसी बीच कॉल डिटेल्स ने पुलिस को बड़ा सुराग दिया। जांच में पाया गया कि शिवांशु की आखिरी बातचीत तनु से ही हुई थी और उसकी लोकेशन भी बरेली के मढ़ीनाथ इलाके की मिली। तनु उस वक्त वही किराए के मकान में रह रही थी। तनु के मकान तक पहुंचते ही पुलिस ने न केवल उसे बल्कि उसकी जान पहचान के 2 और लड़कों को भी हिरासत में लिया। शुरुआती पूछताछ में सबने चुप्पी साधी रखी, मगर जैसे ही पुलिस ने सबूतों और कॉल डिटेल का हवाला दिया, तनु टूट गई। उसने बताया कि वो नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी और इसी दौरान उसकी मुलाकात सनी कश्यप से हुई थी। दोनों की दोस्ती जल्द ही मोहब्बत में बदल गई थी, मगर इस रिश्ते के बीच सबसे बड़ा कांटा बन चुका था शिवांशु। तनु ने पुलिस के सामने ठंडे दिल से कहा, शिवांशु हमारे बीच आ रहा था। वो बार बार मुझसे मिलता था, बातें करता था। सनी को यह बिल्कुल पसंद नहीं था और फिर 2 अप्रैल 2024 की रात हमने मिलकर उसे रास्ते से हटा दिया। इस बयान ने न केवल पुलिस बल्कि पूरे इलाके को हिला दिया। आखिरकार 19 मई को करीब 1 महीने तक फरारी काटने के बाद सनी भी पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। अब बदायूं का यह सनसनीखेज केस पूरी तरह खुल चुका था। एक दोस्ती जो प्यार और धोखे की साजिश में तब्दील होकर खून में नहा गई थी। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।